ओके। हेलो एवरीवन। कल हमने ब्लड रिलेशन का थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा था, और आज जो है हमने कल लास्ट जगह छोड़ा था शायद थ्योरी पढ़ के, और ब्लड रिलेशन को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, और दो पार्ट्स में डिवाइड करके एक था जनरेशन और दूसरा था हमारे पास में रिलेशन। जनरेशन दो टाइप की थी हमारे पास में, एक था वर्टिकल जनरेशन और एक था हॉरिजॉन्टल जनरेशन। रिलेशन हमारे पास में दो टाइप के थे, एक वो रिलेशन जो हमें मिलते हैं बाय बर्थ और दूसरे वो रिलेशन जो हमें मिलते हैं आफ्टर मैरिज। तो ये सारा हमने डीप पढ़ लिया था कि जो आफ्टर मैरिज मिलते हैं उसके अंदर ब्रदर इन लॉ या उसके अंदर सिस्टर इन लॉ जो है वहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, और जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं उनमें तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। पैटर्नल होते हैं, मैटर्नल होते हैं, पैटर्नल भी हम अच्छे से जानते हैं, मैटर्नल भी हम अच्छे से जानते हैं, ठीक। और जो जनरेशन थी वर्टिकल थी, हॉरिजॉन्टल थी। वर्टिकल जनरेशन के अंदर उन सब लोगों को सजाया जाता है जो या तो हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, और हॉरिजॉन्टल जनरेशन के अंदर उन सब लोगों को सजाया जाता है जो कि हमारी ही एज के हैं या हमारी ही जनरेशन के हैं, ठीक है, प्रिसाइजली हमारी ही जनरेशन के हैं। तो अब जो आज हम करेंगे, एक फैमिली ट्री बनाएंगे और इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जनरेशन को एक साथ क्लब करेंगे, और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि बिना कुछ लिखे, बिना कुछ मेंशन किए, क्या हमें उन रिश्तों के बारे में समझ में आ रहा है क्या कि कौन सा रिश्ता क्या है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक बहुत छोटा सा फैमिली ट्री लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा फैमिली ट्री, और ये मैं मेल बना देता हूं। अच्छा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं, हमें क्या समझ में आता है वो देख लेते हैं। ठीक, ये एक छोटा सा फैमिली ट्री है, वो हमारे सामने है। हॉरिजॉन्टल जनरेशन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट किया जाता है हस्बैंड और वाइफ को। सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया जाता है, सिंगल बॉन्ड से किसको कनेक्ट किया जाता है? ब्रदर एंड सिस्टर्स को, है ना। सिबलिंग, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर मतलब सगे भाई बहन। कजन होंगे तब भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किए जाएंगे, और उसके अलावा अगर ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ होंगे वो भी सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट होंगे। तो भाई बहन, कजन या ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, ये सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। एक रिश्ता ऐसा बना देते हैं यहाँ पर, इसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ m, ठीक, और इसे प्लस कर देता हूँ। तो ये एक मेरा छोटा सा फैमिली ट्री है। ये एक वर्टिकल जनरेशन है मेरे पास में, ये हॉरिजॉन्टल जनरेशन है मेरे पास में। डन। अब यहाँ पर मैंने किसी तरह का कोई रिश्ता लिखा नहीं है, लेकिन हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि कौन क्या है। जैसे ए प्लस मतलब ए मेल है, डबल बॉन्ड है, शादी हुई है, किससे हुई है? बी से शादी हुई है, और बी डेफिनेटली लड़की है। अब यहां पर सर नीचे आया, वर्टिकल जनरेशन के अंदर नीचे आया, मतलब सी जो है वो ए की संतान है और प्लस मेल है मतलब लड़का है, तो सी जो है वो ए का बेटा बन जाता है। इस सी की शादी हुई है किससे? डबल बॉन्ड है, डी से शादी हुई है, और ये सिंगल बॉन्ड, तो डी जो है वो बहन है। किसकी बहन है? एम की बहन है। एम कौन है? एम भाई है किसका? डी का। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं सर, वापस से वर्टिकल जनरेशन के अंदर आ जाते हैं, तो एफ जो है वो मेल है, सी से नीचे आ रहा है मतलब सी का बेटा है। तो यहां पर कौन कौन से रिश्ते मिल गए सर हमें? सबसे पहले तो देखें, ए जो है वो पति है, बी का हस्बैंड है, बी जो है वो वाइफ है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं ये कि बताइए जरा कि सी की माँ कौन है? मदर ऑफ सी, तो सी की माँ कौन बनती है सर? बी बन जाती है। सी के पिताजी कौन बनते हैं? फादर कौन है? ए। सी की वाइफ कौन है? डी। सी का बेटा कौन है? एफ। एफ की मम्मी कौन है? डी। एफ के दादा कौन है? ए। दादा मतलब देखो सी के पिताजी, तो पापा के पापा दादाजी बनते हैं। तो एफ के पिता कौन बन जाते हैं सर हमारे पास में? ए बन जाते हैं। हाँ सर, तो हमारे पास में एफ के दादाजी कौन बन जाते हैं? ए। एफ की दादी कौन बन जाती है? बी। एफ की मम्मी बनती है डी। अब माँ के भाई एम है यहां पर, तो ये अगर एफ है तो एफ के मामा कौन बनेंगे यहां पर सर? एफ के मामा बन जाते हैं हमारे पास में एम। एम का एफ से क्या रिलेशन है? तो एम जो है वो एफ के मामा है, और एफ जो है वो एम का कौन है? भांजा है, और इंग्लिश में से बोलते हैं नेफ्यू। अब सर देखो, दो चीजों का ध्यान रखेंगे हम। एक चीज तो ये
कि हिंदी में जैसे हमारे पास में है भांजा और भतीजा, समझ में आता है, भांजा मतलब बहन का बेटा है और भतीजा मतलब भाई का बेटा है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर नेफ्यू कहलाता है। अब चाहे भांजा हो चाहे भतीजा हो, नेफ्यू रहेगा। तो यहां पर और एक पॉइंट आता है जहां एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कर सकता है। इंग्लिश के अंदर केवल नेफ्यू लिखा जाएगा, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये भांजे के रिस्पेक्ट में है या भतीजे के रिस्पेक्ट में है। जो हिंदी में पेपर करेंगे उनके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत आसान हो जाएगा, हिंदी के अंदर जो करेंगे उनके लिए भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, जैसे भांजा ऑब्लिक भतीजा ऐसा लिख के दिया जाएगा। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वहां पर भी रहेगा। पढ़कर हमें समझ में आना चाहिए कि इंफॉर्मेशन या गिवन इंफॉर्मेशन है, वहां से हमें समझ में आना चाहिए कि भांजा मानना है या भतीजा मानना है। चलिए, ये टाइमर कहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो क्या ये फैमिली ट्री समझ में आ रहा है? वर्टिकल जनरेशन है, हॉरिजॉन्टल जनरेशन है, हमने इसको क्लब कर दिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को, और ये एक बेसिक फैमिली ट्री बना हमारे पास में। एक और फैमिली ट्री ले लेते हैं और उससे कुछ और रिश्ते समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो फैमिली ट्री, एक जनरल फैमिली ट्री ले लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास में J माइनस M प्लस Q प्लस T माइनस R प्लस M माइनस और A प्लस D माइनस। होप आई हैव नॉट टेकन D एनीवेयर, नो आई हैवंट। और यहाँ पर ले लेते हैं सर P माइनस, और यहाँ पर ले लेते हैं Z प्लस, एंड फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर C, वी हैवंट, C प्लस, और फिर यहाँ पर ले लेते हैं N नहीं लिया है, M दो बारी आ गया यहाँ पर, इसको हम N बना देते हैं। और यहाँ पर हम कुछ और ले लेते हैं एलिमेंट, क्या बच गया हमारे पास में, K बच गया, हम K ले लेते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये एक फैमिली ट्री है, आराम से देख लें आप इस फैमिली ट्री को एक बार, ठीक। J M, उसके बाद में आई होप कुछ रिपीट ना हुआ हो, Z P Q T R N A D C एंड K, एंड आई बिलीव रिपीट कुछ भी नहीं हुआ है, डन। चलिए, तो अब एक एक करके रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं, कौन सा रिश्ता क्या कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए जरा C के दादाजी कौन है, आराम से देखेंगे सर, C के दादाजी कौन है, तो C के दादा मतलब C के पापा और उनके भी पापा, तो C के पापा Q और उनके पापा बनते हैं M, तो C के दादा बनते हैं M। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि C के चाचा कौन है, तो पापा के भाई, तो C के चाचा, C के अंकल बनते हैं Z। अगर मैं पूछूं कि C के मामा कौन है, तो मामा का मतलब होता है मम्मी के भाई, और मम्मी के भाई है R, तो C के मामा है R। C के नाना कौन है, मैटरनल ग्रैंडफादर कौन है, तो C के मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब हो गया C की मम्मी और C की मम्मी के पापा, तो ये A बन जाते हैं। तो C के नाना बनते हैं हमारे पास में A, नानी कौन बनती है, C की नानी बनती है D। एवरीवन इजी? तो ये है हमारा एक फैमिली ट्री का स्ट्रक्चर। कोई भी रिलेशन यहां पर नहीं दे रखा है, कुछ भी लिखा, रिलेशन मतलब सॉरी, रिलेशन तो दे रखा है, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, और बिना कुछ मेंशन किए भी हमें सब कुछ साफ सुथरे तरीके से समझ में आ रहा है कि कौन मामा है, कौन चाचा है, कौन भुआ है, कौन मासी है। एवरीवन प्लीज। तो यहां पर सर जे का बेटा कौन है, Q और Z दो बेटे हैं। J की बेटी कौन है, P बेटी है। J की बहू, डॉटर इन लॉ अगर बोला जाए, J की डॉटर इन लॉ कौन बन जाती है सर, T बन जाती है J। और J का पोता कौन बनता है, J का पोता C बन जाता है। ग्रैंड डॉटर G की पोती K बन जाती है। तो ये सारा हमारे पास में एक फैमिली ट्री का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन के अंदर कैसे आएंगे और क्वेश्चन के अंदर कैसे बनाएंगे, अभी क्वेश्चंस भी लेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें कि किस तरीके से हम ये काम करने वाले हैं। तो ये फैमिली ट्री, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, इजी, बहुत आराम से। सर अब इतना जब हमने कर लिया तो एक चीज हमें और समझ में आ जानी चाहिए। हमारे पास में रिलेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। अभी क्या मतलब हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन का? डायरेक्ट रिलेशन वो जिसका नाम है, एक रिलेशन का नाम है हमारे पास में। इनडायरेक्ट रिलेशन वो ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन का कोई नाम नहीं है।
लेकिन फिर भी वो रिलेशन तो है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि Q का ब्रदर इन लॉ कौन है, तो Q का ब्रदर इन लॉ कौन है? Q की वाइफ का भाई, तो Q का ब्रदर इन लॉ बनता है R। Q की सिस्टर इन लॉ कौन है? साली कौन है? तो Q की जो वाइफ है T, उसकी जो बहन है N, तो Q की साली बनती है N, Q की सिस्टर इन लॉ बनती है N। इजी रिलेशन है। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि ये जो P है, इस P का इस R से क्या रिलेशन है, तो सर ऐसे किसी रिलेशन का नाम हमारे पास में नहीं है। इन रिलेशन, लेकिन रिलेशन तो है, लेकिन तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। और इन रिलेशंस को मेंशन कैसे किया जाता है? तो जैसे अगर पूछ लिया जाए हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, ये जो आर है ये पी का कौन है, या मान लेते हैं अगर पी से पूछा जाए कि ये आर कौन है, तो पी क्या बोलेगा? तो पी इस ऐसे रिलेशन को दो तरीके से बोल सकता है। क्या बोल सकता है? या तो पी ये बोल सकता है, या तो पी ये बोल सकता है कि आर जो है मेरे भाई का साला है। आर ऐसा, ये पी ऐसा बोल सकता है कि मेरे भाई का साला है। या फिर पी क्या बोल सकता है? मेरी भाभी का भाई है। दो तरीके से इस रिलेशन को स्टैब्लिश किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है? पी जो है वो मेरे भाई का साला है, या फिर पी जो है मेरी भाभी का भाई है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको किस तरीके से बोलेंगे? इफ आस्क्ड दैट हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, तो पी क्या बोल सकता है? पी इज सन्स ब्रदर इन लॉ। एवरीवन, पी से पूछा जाए आर कौन है, तो पी क्या बोलेगा? आर इज, सॉरी मैंने शायद पी बोल दिया, कोई बात नहीं। पी क्या बोलेगा? हु इज आर? आर इज माई ब्रदर्स ब्रदर इन लॉ, या फिर ब्रदर ऑफ सिस्टर इन लॉ। पी से पूछा जा रहा है, वापस से सुन ले एक बार, पी से पूछा जा रहा है आर कौन है, तो पी क्या बोलेगा? माई ब्रदर्स ब्रदर इन लॉ, या फिर ब्रदर ऑफ सिस्टर इन लॉ। सेम अगर इस n से पूछ लिया जाए कि ये p कौन है, या इस n से पूछ लिया जाए कि ये z कौन है, तो ये n क्या बोलेगा? n क्या बोलेगा सर? z कौन है? या तो बोलेगा कि मेरी बहन का देवर, या फिर मेरे जीजा जी का भाई। ऐसी चीजें बोली जा सकती है। तो इंग्लिश में से कैसे बोलेंगे? माई सिस्टर्स ब्रदर इन लॉ, या फिर ब्रदर ऑफ ब्रदर इन लॉ। इजी एवरीवन। तो ये जो रिश्ते हैं ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। एक परिवार में तो जुड़े हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई रिलेशन इनका नहीं है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए इस जे से पूछ लिया जाए कि ये ए कौन है, तो ये जे क्या बोल सकता है सर? जे बोल सकता है कि ये मेरे बेटे के ससुर हैं, या फिर मेरी बहू के पिता है। तो फादर ऑफ डॉटर इन लॉ, या फिर सन्स फादर इन लॉ। ये दो तरीके से है, ये दो तरीके हैं जिस तरीके से इस रिलेशन को स्टैब्लिश किया जा सकता है। इजी एवरीवन? कोई डाउट यहां तक? आई होप कि यहां तक कोई डाउट नहीं ही होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत इजी सी चीज है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस रिश्ते हैं, आपको उलझा सकते हैं, और इन रिश्तों में हमें उलझना नहीं है। बहुत साफ सुथरे तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली नहीं उलझेंगे। और इसके अलावा एक पॉइंट जो मैं आपको और बताना चाहूं, जो कि शायद क्वेश्चन के अंदर आपको फंसा ले। हाँ, एक हमारे पास में ऑप्शन होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं डेटा इनएडिक्वेट। एक रिलेशन, एक ऑप्शन ऐसा बनता है। एक ऑप्शन बनता है हमारे पास में नन ऑफ दीज। ये दो तरीके के हमारे पास में ऑप्शन बनते हैं। एक ऑप्शन बनता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, और एक ऑप्शन बनता है हमारे पास में नन ऑफ दीज। मान लेते हैं इस के का जेंडर हमें नहीं गिवन है, ठीक? तो यहां पर अगर पूछा जाए कि इस जे की पोती कौन है, या फिर पूछा जाए इस
इस Q की बेटी कौन है? ठीक, अब सर देखो Q का बेटा तो C है, अब ये जो K है इसका जेंडर नहीं पता मुझे, क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर हमें जेंडर ना दे रखा हो, तो अब ये या तो लड़की हो सकती है या तो लड़का हो सकता है। तो अगर पूछा जाए कि बताओ Q की बेटी कौन है, तो C बेटा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन Q ये K जो है ये बेटा है या बेटी है ये मुझे पता नहीं है। तो जब हमारे पास में जेंडर गिवन नहीं है तो हमारा आंसर क्या बनता है? कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये जो K है ये बेटा है या बेटी है। अच्छा, दूसरा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब जैसे मान लीजिए हमसे पूछा कि Q की वाइफ कौन है। अब Q की वाइफ देखो यहां पर T है, जेंडर भी गिवन है, एलिमेंट भी गिवन है, रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, तो मुझे पता है Q की वाइफ जो है वो T है। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर ऐसा दे दे कि बताइए जरा Q की वाइफ कौन है, और ऑप्शन दे रखा है मेरे पास में मान लो Z, P, R, N और कुछ भी दे रखा है, Y कुछ दे रखा है ऐसा, तो इस केस में हमारा आंसर क्या बनता है? नन ऑफ दीज। क्योंकि हमारे पास में जेंडर भी है, हमारे पास में एलिमेंट भी है, दोनों ही चीजें हमारे पास में, और इनमें से तो कुछ भी नहीं है। तब हमारा आंसर क्या बनेगा? कैन नॉट बी, सॉरी, नन ऑफ दीज। जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं है। इजी। तो दो तरह के ऑप्शन है हमारे पास में, और उसके अलावा तो जो ऑप्शन देंगे, जैसे अगर बोल दिया जाए कि सी की दादी कौन है, तो सी की दादी जो है वो जे है, तो ठीक है, ये हमें पता है। उसके अलावा और जो भी डायरेक्ट रिलेशन दे रखे हैं उनमें से कुछ भी पूछ लिया जाए हमें पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें किसी का जेंडर नहीं पता है तो हमारा आंसर बनता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। कई बार क्वेश्चन के अंदर डेटा इनएडिक्वेट भी आ जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये कब यूज होगा? जब हमारे पास में कंफर्म रिलेशन है लेकिन वो ऑप्शन में गिवन नहीं है, तब हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए, तो आज बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जो अभी हमने समझा है बस उसी को एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इतने बेसिक क्वेश्चन लेते हैं एक बार, ठीक है सर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। मैं अभी ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है, या ऐसा आता है कि ऐसा नहीं आता है, बैंकिंग का लेवल का है कि नहीं, वो सारी बातें नहीं कर रहे। हमने जो भी बेसिक, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है, केवल उसी को समझने के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन अभी केवल जो थ्योरी पढ़ी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्वेश्चन है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है। देखिए सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए इज सन ऑफ बी। ए जो है बी का सन है, और ये ऐसे वाले क्वेश्चन तो आप देख के सॉल्व कर लेंगे, बनाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी फिर कह रहा हूं, जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका बस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, दैट्स इट। ए इज सन ऑफ बी। ए जो है वो सन है, किसका सन है? बी का। अब देखो सन है ना, तो सन नीचे आएगा। ए इज सन, किसका सन है? बी का सन है। फिर देखो आगे वाली लाइन में क्या बोल रहा है, बी एंड सी आर सिस्टर्स। बी और सी जो है वो कौन है सर? आपस में सिस्टर्स हैं। फिर उसके बाद देखो सिस्टर है, सिंगल बॉन्ड आएगा, सिस्टर है तो फीमेल है, तो ऐसा हमें मार्क करना है वहां पर। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ई इज मदर ऑफ सी। ई जो है वो मां है, ई मां है, किसकी? सी की। जनरेशन समझ में आ रही है? मां है, पिता है तो ऊपर की तरफ आएगा, बेटा है, बेटी है तो नीचे की तरफ आएगा। तो ई इज मदर ऑफ सी, और फिर बोल रहा है डी इज सन। डी जो है वो सन है, किसका सन है? ई का। तो ई का बेटा हो गया डी, ये बेटा हो गया, मार्क कर दिया हमने मेल फीमेल, और यहां पर ये हो गए आपस में सिबलिंग्स। तो सर ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? अच्छा देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, ना फादर, मदर, सन, सिस्टर, कुछ नहीं लिखा, बस बनाया है और समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज ट्रू, इनमें से सच क्या है? बी एंड डी आर ब्रदर्स। बी एंड डी आर ब्रदर्स। डी तो भाई है, बी भाई नहीं है, ब्रदर सिस्टर है, ब्रदर्स तो नहीं है, तो पहला वाला तो हमारा आंसर नहीं है। पहला वाला मतलब फोर्थ वाला। डी इज मैटरनल कजन ऑफ ए। डी जो है वो कजन है, कजन सेम जनरेशन के अंदर आते हैं, जनरेशन ऊपर नीचे नहीं होती, तो ये भी नहीं है। ई इज ब्रदर ऑफ बी। ई जो है वो भाई है, किसका भाई है? बी का,
बी का भाई नहीं है, बी की तो माँ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डी इज मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मतलब मामा जी। डी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, ये डी है, डी की बहन बी है और बी की संतान ए है, तो ए के मामा कौन बनते हैं? डी बनते हैं। तो क्या बात समझ में आ रही है सर? तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर क्या बोल रहा है। ए इज डॉटर ऑफ बी, ए जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है? बी की डॉटर है। बी इज मदर ऑफ सी, बी जो है वो माँ है, किसकी माँ है? सी की माँ है, तो ये आपस में सिबलिंग हो गए। सी का भी जेंडर मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है डी इज ब्रदर ऑफ सी, डी जो है वो भाई है, किसका भाई है? सी का भाई है। डी का जेंडर है, सी का जेंडर अभी तक मुझे पता नहीं है, ये फीमेल हो सकती है, ये मेल हो सकता है। और उसके बाद क्या बोल रहा है सर? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ये जो डी है इसका ए से क्या रिलेशन है? डी है, मेल है, भाई है। एवरीवन प्लीज, डी जो है वो कौन है? भाई है। किसका भाई है? ए का। एंड भाई है क्या हमारे पास ऑप्शन में? यस, डी जो है वो भाई है ए का। डन एवरीवन, इजी, आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? अगला क्वेश्चन बोल रहा है बीज मदर इज ए, बी की जो मां है वो कौन है? ए है। तो बीज मदर इज ए, मां है तो माइनस है, मां है तो जनरेशन में ऊपर चली जाएगी, तो बीज मदर इज ए। एज सन इज सी, ए का जो बेटा है वो कौन है? सी है। तो ये दोनों आपस में सिबलिंग हो गए। बी मेल है या फीमेल है ये मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इज ब्रदर इज डी, ई का भाई जो है वो डी है, चलो ठीक है। फिर बोल रहा है बीज डॉटर इज ई, बी की जो डॉटर है, बी की जो डॉटर है वो ई है, ये डॉटर हो गई। और यहां पर लिखा है ई का जो भाई है वो कौन है? डी है। चलो डन हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डीज ग्रैंड मदर इज, डी की ग्रैंड मदर कौन है? अब ये जो डी है इसकी ग्रैंड मदर कौन है? अब यहां पर सर देखें, हिंदी में लिखा है मेरे पास में दादी। अगर हिंदी में दादी लिखा है तो अंग्रेजी के अंदर पैटर्नल ग्रैंड मदर होना चाहिए। दादी का मतलब होता है पैटर्नल ग्रैंड मदर। अगर यहां लिखा होता दादी या नानी, अगर यहां लिखा होता नानी ऑब्लिक दादी और यहां लिखा होता पैटर्नल ऑब्लिक मैटरनल ग्रैंड मदर, ऐसा लिखा होता, तो अब उस केस में जो ग्रैंड मदर है, पैटर्नल चाहे मैटरनल जो होती नहीं पता, क्योंकि बी का जेंडर हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, तो आंसर क्या आता सर हमारे पास में? ए। ये आंसर आ गया सर मेरे पास में ए। लेकिन यहां पर ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन है, इन केस ये क्वेश्चन है, हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं है तो फिर ए हम आंसर पे टिक कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, अगर एज इट इज आ जाता है तो। लेकिन अगर यहां पर एक पांचवा ऑप्शन होता है जिसपे लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइन, और केवल अगर अंग्रेजी के अंदर पढ़ूं जहां पर पैटर्नल नहीं है, सिर्फ ग्रैंड मदर दे रखा है मेरे पास में, तो ग्रैंड मदर, या मान लीजिए हिंदी के हिसाब से रखा जाए जहां पर सिर्फ दादी दे रखा है और इसे मैं पैटर्नल ग्रैंड मदर मान लेता हूं, तो क्योंकि मेरे पास में बी का जेंडर गिवन नहीं है, ये मेल है या फीमेल है, तो ए जो है वो कंफर्म दादी है, ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे सर। अगर ए को दादी बनना है तो इस बी को मेल होना पड़ेगा, तभी ये दादी होगी। अगर ये बी फीमेल हो जाती है तो ये नानी हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी बताइए, तो दादी तो सर हम कंफर्मली नहीं बता सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर ये 5 ऑप्शन है तो फिर आंसर क्या बनता है? कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, और अगर केवल यहां पर लिखा गया है, इसको दादी ऑब्लिक नानी बोल देते हैं, और यहां पर केवल ग्रैंड मदर पकड़ ले अगर हम, तो फिर इसके हिसाब से केवल ए होगा और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में नहीं हो सकता। इजी, दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आया आराम से। चलिए तो फिर एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो सर क्या बोल रहा है, ए इज मदर ऑफ बी, ए जो है वो मां है, किसकी मां है, बी की मां है। फिर बोलता है सी इज सन ऑफ ए, सी जो है बेटा है, और यहां पर बी का जेंडर फिर नहीं पता। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो भाई है, किसका भाई है, ई का, डी जो है वो भाई है किसका, ई का। मुझे लगता है ये पिछला वाले क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन आ रहा है। ई इज डॉटर ऑफ बी, ई जो है वो डॉटर है बी की। सर ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है ये तो सेम क्वेश्चन देने से क्या पर्पस बनता है, एंड वी हैव गॉट एन एलिमेंट बी इज ब्रदर ऑफ एफ, बी जो है वो भाई है, किसका भाई है सर, एफ का भाई है, बी भाई है एफ का, और यहां पर बी का जेंडर कंफर्म हो चुका। अब यहां पर क्या बोल रहा है, डी इज ग्रैंड मदर, यहां पर सी अगेन दादी, अगर सिर्फ दादी मान लेता हूं तो ये पैटर्नल हो जाए, तो यहां हम कंफर्म आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बी मेल है तो ये ए जो है 100% क्या बनेगी, दादी ही बनेगी। अच्छा इस केस में अगर यहां पर दे रखा हो कैन नॉट बी डिटरमाइन, और ये पैटर्नल ग्रैंड मदर या कंफर्म सिर्फ दादी का ही पूछे, तो यहां कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, यहां पर कंफर्म आंसर कौन होगा, ए होगा। क्यों कंफर्म आंसर ए होगा, क्योंकि हमारे पास बी का जेंडर पता है और बी एक मेल है, और अगर ये मेल है तो ई के पापा की मम्मी, पापा की जो मम्मी है वो क्या कहलाती है, दादी ही कहलाती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही सबकी, एवरीवन इजी, बिना किसी डाउट के। चले हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, के इज सिस्टर, ठीक है, ये केवल अंग्रेजी के अंदर है, हिंदी अनुवाद नहीं है इसका, कोई बात नहीं, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। के इज सिस्टर ऑफ एस, के जो है वो सिस्टर है। अच्छा आप लोग सॉल्व करेंगे क्या, एक मिनट दो, सिर्फ 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स बहुत होंगे, है ना, 30 सेकेंड्स, एक बार इसे देखें आप, 30 सेकेंड्स, टाइमर डालो नहीं, टाइमर की जरूरत नहीं है, बस डाल देते हैं टाइमर, 30 सेकेंड्स, इसको 0 कर लेते हैं, और 30 सेकेंड्स मेरे हिसाब से इतनी देर में तो हो ही गया होगा, स्टार्ट। चलिए सर 30 सेकेंड्स का टाइमर डालते हैं, करके बताइए सर फटाफट। सर घंटे बहुत जोर से बोलते इसकी। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है के इज सिस्टर ऑफ एस, के जो है वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है सर, एस की सिस्टर है। उसके बाद बोल रहा है एस इज मैरिड टू एम, एस की शादी हो गई है, किससे शादी हो गई, एम से। दोनों का ही जेंडर अभी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एम इज फादर ऑफ आर, एम जो है वो फादर है किसका, आर का। अगर एम फादर है आर का, ये मेल है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। फिर बोल रहा है सर Q इज सन ऑफ P, मेरे पास यहां पर कहीं पर भी Q नहीं है, तो Q जो है वो बेटा है, किसका बेटा है, P का, साइड में रख लेते हैं सर। फिर आगे बोल रहा है S इज मदर इन लॉ ऑफ P, S ये S है, ये मदर इन लॉ है, सास है किसकी, P की। अब अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ा, तो ये अगर सास है तो हो सकता है R की शादी हो जाए P से, हो सकता है, या फिर इसकी कोई और संतान हो जाए जिसकी शादी हो जाए P से, तभी एस पी की सास बनेगी। आगे पढ़ते हैं सर, एम हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, एम के केवल एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, तो जो है वो केवल यही है। तो अगर एस को सास बनना है तो आर की शादी करवानी पड़ेगी, किससे, पी से, और पी के ऑटोमेटिक बेटा पहले से है, हमें गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है सर, के इज मैरिड टू टी, इस के की शादी हुई है किसके साथ, टी के साथ, ये लड़की है तो ये लड़का है। और उसके बाद क्या बोला है सर, एन इज डॉटर ऑफ के, एन जो है वो डॉटर है किसकी, के की। डन, ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, पी जो है वो कौन है, पी जो है
वो M के बेटे की पत्नी है, तो M के बेटे की पत्नी M की बहू बनती है। तो हाउ इज P रिलेटेड? P का M से क्या रिलेशन है? डॉटर इन लॉ। M का P से क्या रिलेशन है? फादर इन लॉ। S का P से क्या रिलेशन है? मदर इन लॉ। Q के पापा कौन है? R। Q की दादी कौन है? तो पापा की मम्मी। Q की दादी कौन है? S। Q के दादा कौन है? Q के दादा कौन है? M। एवरीवन, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर। हाउ इज K रिलेटेड टू R? अच्छा, उसी फैमिली ट्री पे था क्वेश्चन है, हाउ इज K रिलेटेड टू R। वापस पीछे वाली स्लाइड पे चले जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज K रिलेटेड टू R। K जो है वो R की कौन है? तो K की बहन है S और S की संतान है R। तो मम्मी की बहन, मम्मी की बहन को प्यार से हम बोलते हैं मौसी। तो ये जो K है ये मौसी है अगर R की। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? एक बार वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था K का R से, बिल्कुल सर, K का R से क्या रिलेशन है? और ये बनती है मौसी, और मौसी को बोलते हैं हम प्यार से आंट। तो क्या आंट है क्या हमारे ऑप्शन में? बिल्कुल है सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A इज डॉटर ऑफ F। इस पे मैं टाइमर भी नहीं दे रहा सर, मैं टाइमर नहीं दे रहा। 30 सेकेंड तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे इसके लिए। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड ले लो, फटाफट से बना के बता दो। डन सर। A इज डॉटर ऑफ F। A जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है? F की डॉटर है। H इज मैरिड टू F। H की शादी हो गई है किससे? F से। F इज ब्रदर ऑफ B। F जो है वो भाई है किसका? B का। अगर ये लड़का है तो ये हो गई, सॉरी, अगर ये लड़का है तो ये हो गई लड़की, और B का जेंडर हमारे पास में है नहीं। Q इज मैरिड टू A। इस Q की शादी हो गई है A से। और लास्ट, हाउ इज H रिलेटेड टू Q। H का Q से क्या रिलेशन है? H के पति की बेटी का पति। तो H जो है वो हो जाती है हमारे पास में मदर इन लॉ। हाउ इज H रिलेटेड टू Q। H जो है वो बनती है मदर इन लॉ। इजी एवरीवन, चलिए ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज सिस्टर ऑफ B, E इज ब्रदर। ठीक है सर, ये तो थोड़ा सा इजी वाला लग रहा है। अच्छा सा क्वेश्चन कोई उठाएं। S इज डॉटर ऑफ Q। Q, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा है मतलब अभी के लिए अच्छा है। चलिए 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। डन सर, टाइम्स अप। चलिए तो एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि S इज डॉटर ऑफ U। S जो है वो डॉटर है। S जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है सर? U की डॉटर है। उसके बाद में V हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। V के केवल 2 संतान है, कौन? S और Y।
V के दो संतान है, एक S है और S ये U की भी संतान है। अगर S U और V दोनों की संतानें हैं तब मतलब ये U और V तो आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। एवरीवन प्लीज। तो अच्छा, एक V की और संतान कौन है सर? Y। तो ये Y है और ये दोनों आपस में हो गए सिबलिंग। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है Y इज ब्रदर ऑफ B। Y जो है वो ब्रदर है। Y ब्रदर है? Y ब्रदर नहीं है। P इज ब्रदर ऑफ V। P जो है वो ब्रदर है। यहां पर तो मेरे पास दोनों ही नहीं है। P जो है वो ब्रदर है। किसका ब्रदर है? B का ब्रदर है। Y इज मैरिड टू D। Y की शादी हो गई सर। किसके साथ में हो गई? D के साथ। दोनों का जेंडर नहीं मेरे पास में। V हैज ओनली 2 daughters। V की केवल 2 बेटियां ही हैं। तो ये S बेटी है, Y भी बेटी है और D जो है वो मेल हो गया। फिर उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है सर? J इज द मदर ऑफ U। J जो है वो मां है। किसकी मां है? U की मां है। ठीक है, डन। J इज मदर ऑफ U। P इज मैरिड टू S। ये P है और इसकी शादी हो गई है किससे? नहीं सॉरी, ये S है और P की शादी हुई है S से, तो ये हो गया शादी। और ये P जो है भाई है। किसका भाई है? B का भाई है। B का जेंडर अभी मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है सर? J इज मैरिड टू L। J की शादी हो गई L से। ये J है, इसकी शादी हो गई है L से, ये हो गया प्लस। और J इज मैरिड टू L, J इज मैरिड टू L, हो गई शादी। V इज सन ऑफ T। V जो है वो बेटा है। किसका बेटा है? T का। T कौन है? लड़का लड़की पता नहीं, मेल फीमेल। ये लड़का है तो ये हो गई लड़की और ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज फादर ऑफ U। U के पापा कौन है? U के पापा हैं L। डन एवरीवन, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिस्टर इन लॉ ऑफ B। B की सिस्टर इन लॉ, ये देखो सर, ये रहा B हमारे पास। और B की सिस्टर इन लॉ मतलब B के भैया की भाभी मतलब पत्नी, सॉरी, B के भैया की पत्नी कौन है सर? S। तो सिस्टर इन लॉ कौन हो गई? B की S। तो क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ B, और B की सिस्टर इन लॉ बनती है S। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज V रिलेटेड टू P। ध्यान याद रखेंगे सर, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ इज V रिलेटेड टू P। हाउ इज V रिलेटेड टू P। V की बेटी का पति, तो बेटी का पति जो है वो दामाद बनता है और ये दामाद है तो ये ससुर बनता है। तो हाउ इज V रिलेटेड टू P। V जो है वो ससुर जी हैं सर, और V जो है ससुर जी हैं, फादर इन लॉ है। डन एवरीवन प्लीज, इजी। आराम से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था बिल्कुल उसी को इंप्लीमेंट किया है। जैसा जैसा बोला जाता है वैसा वैसा हम ड्रॉ करते हैं। जेंडर हमारे पास में स्पेसिफिक है, मेल है उसको प्लस लिखते हैं, फीमेल को माइनस लिखते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। भाई बहन है, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ है, वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। हमसे बड़ी जनरेशन वाले ऊपर की तरफ सेट किए जाते हैं, हमसे छोटी जनरेशन वाले नीचे की तरफ सेट किए जाते हैं, सेम जनरेशन वाले बराबर में सेट किए जाते हैं। डन, इजी एवरीवन। चलिए, तो ये बेसिक फाउंडेशन क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे वाले क्वेश्चंस के साथ में मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पर होल्ड करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ और भारी भरकम एकदम धांसू क्वेश्चंस के साथ। ठीक, चलिए, थैंक यू।